नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक एक महीने बाद यानी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग होगी और लोकसभा चुनाव में अब अगर कहें तो 30-31 दिन बच गए हैं। और ऐसे वक्त में क्या तैयारी है इंडिया गठबंधन की, क्या तैयारी है विपक्ष की? क्या विपक्ष के सभी नेता जिस तरह से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले या 8 महीने पहले एकजुट दिख रहे थे, जिस तरह से मोदी को ललकार रहे थे या मोदी की सत्ता को चुनौती देने की दिशा में बढ़ रहे थे, जिस तरह की एकजुटता दिख रही थी, क्या उस एकजुटता में दरार आई है? क्या इंडिया गठबंधन उसी ताकत के साथ ठीक एक महीने बाद होने वाले चुनाव में मोदी का मुकाबला कर पाएगा? और इंडिया गठबंधन क्या मोदी के सामने इतनी बड़ी चुनौती बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी 272 के नीचे कहीं खिसकेगी? या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी पिछले बार जितने जितनी सीटें जीती थी 303, क्या उस आंकड़े को पार कर सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार आकलन की शक्ल में पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है योगेंद्र यादव, जिन्हें आप अक्सर मेरे साथ अलग अलग जगह राजनीतिक मसलों पर और चुनाव की संभावनाओं पर बात करते हुए देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट रहे, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो मैं कब का छोड़ चुका। लेकिन योगेंद्र यादव लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उस दौर में लगातार मणिपुर से लेकर अलग अलग हिस्सों में इस बार जो न्याय यात्रा शुरू हुई उसमें भी थे, और उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का था की यात्रा थी उसका भी हिस्सा थे। और अभी 2 दिन पहले जो मुंबई में समापन हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन, जिसमें मंच पर कई दिग्गज मौजूद थे, वहां भी योगेंद्र यादव थे। तो योगेंद्र यादव से मैंने अनुरोध किया कि जरा यादव जी समझें, क्योंकि चुनाव में अब गिनती के दिन बच गए, बिगुल फूक चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 जून को नई सरकार बन जाएगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार उनकी ताजपोशी होगी, या वाकई उनसे उन्हें बेदखल कर पाएगा इंडिया गठबंधन, या इंडिया गठबंधन कुछ सीटों पर सिमट कर रह जाएगा? ऐसे सवालों के साथ योगेंद्र यादव जी से आज जरा चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। स्वागत है योगेंद्र जी, नमस्कार। शुक्रिया अजीत भाई। तो पहला सवाल तो यही है योगेंद्र जी, चूंकि आपसे लगातार हम लोग बीते 6-8 महीनों में अलग अलग मौकों पर आपसे मैं बात करता रहा समझने के लिए कि क्या चल रहा है विपक्ष के खेमे में और विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती देने की स्थिति में। तो अगर हम देखें आज की तारीख में, बार बार मैं तारीख इसलिए बोल रहा हूं कि ठीक एक महीने वक्त बहुत कम है और उस कम वक्त में बहुत कुछ करना है विपक्ष को, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी की सत्ता है, तमाम एजेंसियां हैं, बड़ी मशीनरी है, चैनल है, संसाधन है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जिसमें से नीतीश कुमार जा चुके हैं पाला बदल कर, ममता बनर्जी वहां 42 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कई विपक्षी नेताओं की वो एकजुटता नहीं दिख रही है जैसे 5-6 महीने पहले थी। इसलिए कई सवाल पैदा होते हैं। योगेंद्र यादव जी, आज की तारीख में आप चुनाव में मोदी के सामने विपक्ष को चुनौती के तौर पर किस तरह से देखते हैं? अजीत भाई, पहला तो हमें याद रखना होगा, ये एक सामान्य चुनाव नहीं है। हम एक असाधारण ऐतिहासिक चुनाव को देख रहे हैं, जिसका परिणाम सिर्फ आने वाली संसद ही नहीं, हमारे इस देश के संविधान को प्रभावित कर सकता है। हमारे देश की गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद एक तरह से दांव पे लगी। इसलिए आप और मैं इस चुनाव को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूं करने की कोशिश भी कर रहा हूं। पहली बुनियादी बात, जो मैं बार-बार हर अपनी बातचीत में दोहराता हूँ, याद रखिए, जिसे इकोनॉमिक्स के बारे में बात कहते हैं ना, कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। इसी तरह से फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिक्स जो हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं है। ये बात मैं हर बार दोहराता हूँ। चूंकि देश का एक इलाका है जहां बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है, कोई 120 के करीब सीटें जहां है, तो बीजेपी को कुल मिला के देश में कुछ 400 सीटों में से ही 272 का आंकड़ा हासिल करना होता है। ये स्थिति पहले भी थी, आज भी बनी। दूसरा, सरकार के पास काम के नाम पे दिखाने को बहुत कुछ नहीं है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का फ्रंट हो, बेरोजगारी, गरीबी, गैर बराबरी, किसानों की दशा, या फिर महिलाओं की दशा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब पे दिखाने को कुछ है नहीं सरकार के पास। ये बुनियादी बात पहले भी थी, आज से 1.5 साल पहले भी थी, 6 महीना पहले थी, आज भी वैसी ही सच है। जो सवाल रहा है वो ये कि
विपक्ष किस हद तक इस फंडामेंटल्स को पॉलिटिकल फंडामेंटल में बदल सकता है, या पॉलिटिकल फंडामेंटल को इलेक्टोरल फंडामेंटल में बदल सकता है या नहीं। जो राजनीतिक रूप से बीजेपी की बुनियादी कमजोरी है, जो उसे रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है, क्या विपक्ष उसे बीजेपी की चुनावी कमजोरी में बदल सकता है ऐसे मौके पे, जबकि बीजेपी के पास पैसा भी है, उसके पास मीडिया भी है, उसके पास तमाम तंत्र है। सवाल केवल यही था। आज से 1.5 साल पहले और लगता बॉन्ड था, बॉन्ड से जमा 8,500 करोड़ रुपया भी है व्हाइट में, इसके जी अलावा जी न जाने जी, कितने हजार करोड़ वो रुपया। तो एक जिसे कहते हैं ना आइसबर्ग का छोटा सा टिप है, वो सफेद टिप है जो कि दिख गया, नीचे का काला जो है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज से 1.5 साल पहले लगता था कि विपक्ष तो कहीं नहीं है, बिल्कुल बिखरा हुआ है, और ये तो कभी अपना गठबंधन बना ही नहीं पाएंगे। फिर इंडिया गठबंधन बन गया, कर्नाटका का चुनाव हुआ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ, और एकदम हम सब लोगों की उम्मीद बढ़ गई, और ऐसा लगा कि भाई ये तो एकदम पूरा गठजोड़ हो गया है और इस बार तो एकदम मुकाबला हो ही जाएगा। फिर उसके बाद स्थिति बनी विधानसभा चुनाव के बाद, जबकि अप्रत्याशित हार हुई कांग्रेस की उन चुनावों में, और उसके महीने भर बाद ऐसा लगा कि ये तो चला-चली की बेला हो गई। अब तो सारा मामला बिखर गया है, बिगड़ गया है, सब कुछ हो रहा है। और 1 डेढ़ महीने पहले तक, महीना भर पहले तक तो लग रहा था कि लीजिए, जो 1.5 साल पहले स्थिति थी लगभग हम वहीं पे आ गए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी जिस दिन इंडिया अलायंस बना था, जितनी संभावनाएं थी, हम उससे आज भी नीचे चल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, सच से इंकार करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन पिछले 1 महीने में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण मैं समझता हूं कि अब स्थिति उतनी निराशाजनक, मैं अपनी दृष्टि से कह रहा हूं, इस देश के भविष्य की दृष्टि से कह रहा हूं, स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है जैसी कि कई लोगों को आज से 1 महीना पहले महसूस होती थी। और ये जो संभावना, जो मैं हर बार बात करता हूं, कहता हूं कि बीजेपी को 272 के नीचे उतारना संभव है, साधारण गणित करके देख लीजिए। लेकिन हवा जो है वो दूसरा मामला है। हवा जो बनती है, बनाई जाती है। पिछले महीने में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं जिक्र सिर्फ कर दूं तीनों का। पहला तो ये कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी हवा बनी हो ऐसा नहीं है। मेरा अपना अनुमान था कि यात्रा कांग्रेस की जैसी स्थिति थी उससे कुछ बेहतर ये यात्रा रही। लेकिन इस यात्रा ने इस 2024 के चुनाव में 5 बड़े मुद्दे उठा दिए हैं जो कि इस चुनाव पर निर्णायक असर डाल सकते हैं। अभी डाला नहीं है, डाल सकते हैं। दूसरा, 3 महत्वपूर्ण राज्य जो कि बैटल ग्राउंड है इस चुनाव के, कुरुक्षेत्र 3 जगह पे, वहां कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिससे इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत हुई। वो है महाराष्ट्र, वो है बिहार और है हरियाणा, 3 जगह। और तीसरा बड़ा बदलाव जो हुआ है वो आपने जो अभी जिक्र किया, इलेक्टोरल बॉन्ड। अजीत भाई, ये एक सिंगल मुद्दा है जो कि पूरे चुनाव की हवा को बदल सकता है। इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। तो ये 3 चीज मिलाकर स्थिति जो आज 1 महीने पहले थी, जितनी एक तरह से निराशा, मायूसी की स्थिति आ गई थी काफी लोगों में, क्योंकि मूड है तो शेयर मार्केट जैसा मामला है ना, कि वो रियलिटी से नहीं चलती, मूड से चलता है शेयर मार्केट। तो ये राजनीति का मार्केट भी मूड से चलता है। तो मूड जो डाउन हुआ था वो कुछ उठा है, और अब स्थिति उम्मीद कर सकते हैं, अगर इन तीनों को, अगर ये जो 5 बड़े आपने मुद्दे, एक बताया महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में हरियाणा, स्थिति हाँ, बेहतर हुई है आपके हिसाब से, अब उस पर काउंटर बात जी, करेंगे। एक हाँ। बताया आपने बॉन्ड, और तीसरी क्या बात बताई? तीसरा, सबसे पहले न्याय मैंने कहा यात्रा से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो 5 बड़े मुद्दे उठाए गए हैं, ऑपोजिशन ने हाँ। पहली बार कुछ पॉजिटिव चीज देश के सामने रखी है, हम्म। जिसकी बेहद जरूरत थी, जिसका इंतजार था। तो ये मतलब 3 बड़ी वो चीज हो 5 गई। मुद्दे कौन से, जो नारी न्याय, किसान न्याय, ये सब की बात कर रहे हैं आप? जी, जी, जी। अब तक श्रमिक क्या था न्याय, कि, नारी न्याय, किसान जी, न्याय, या हिस्सेदारी हाँ, मैं न्याय आपको जो पाँचों कांग्रेस। गिना देता हूँ। हाँ। देखिए, अब तक क्या होता था कि कांग्रेस और बाकी सब अपोजिशन पार्टी चुनाव से कोई 10-15 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ कर देती थी। मैनिफेस्टो 60-50 पन्ने की चीज़ होती है।
आप और मेरे जैसे लोग ही उसको पढ़ते हैं, और तो कोई देश में पढ़ता नहीं है, पत्रकारों और रिसर्चर के अलावा किसी कोई पढ़ता नहीं है, किसी उस व्यक्ति को पता पॉलिटिकल नहीं पार्टी होता, के जो सांसद होते हैं, वोट मांगते हैं, वो खुद नहीं पढ़ते हैं, खुद नहीं मैनिफेस्टो पढ़ते। कमेटी पढ़ती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली में जारी बार किया। 2019 में आपको याद है कांग्रेस का मैनिफेस्टो चुनाव से कोई 8-10 दिन पहले आया था, और कांग्रेस के कैंडिडेट को भी पता नहीं था कि उसमें क्या कहा गया है। इस बार एक बहुत बड़ी समझदारी का काम किया गया है कि 5 बड़े मुद्दों को उठा के उन पे 5-5 घोषणाएं, तो कुल 25 घोषणाएं हुई हैं, लेकिन मोटे तौर पे 5 हैं। कौन सी हैं? सबसे पहले किसान की घोषणा हुई, और किसान जो सुनना, इस देश का किसान जो सुनना चाहता है, अजीत भाई आपने इतना किसान को कवर किया है, आप जानते हैं इस देश का किसान क्या सुनना चाहता है? एमएसपी, गारंटी, स्वामीनाथन, ये 3 शब्द सुनना चाहता है। कांग्रेस ने तीनों शब्द रखे, और पहली बार इस देश के किसी राष्ट्रीय दल ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, उस एमएसपी की जो कि स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार होगी। इसके अलावा और भी कई गारंटी, उसमें कर्ज माफी के बारे में भी है, जो फसल का खराबा होता है उसके बारे में भी है, लेकिन मैं एक बड़ी चीज बता दूं। दूसरी बड़ी घोषणा थी युवाओं को लेकर बेरोजगारी के सवाल, जहां कांग्रेस ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहला कहा है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाए, 10 लाख जो कि रिक्त है और 20 लाख जो कि एडिशनली क्रिएट की जा सकती है। मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पहली नौकरी पक्के का वादा, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर लिया है तो कम से कम 1 साल आपको किसी इंडस्ट्री में सेट करके आपको नौकरी दिलवाना, और उसको आप अप्रेंटिसशिप कह दीजिए, अप्रेंटिसशिप करवाना, ताकि आपको एंट्री मिल जाए। वो सरकार का काम होगा। 1 साल में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, और आप उस इंडस्ट्री में काम करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो उसी में खप जाएंगे, आप उसमें काम कर सकते हैं। तो बेरोजगारी के सवाल पे ये बड़ी योजना है। इसके अलावा पेपर लीक के बारे में, लोगों को लोन देना इत्यादि, ये सब। ठीक है, अब मैं इस ठीक। पर काउंटर करता हूँ, जी। अगर आप इजाजत दें, क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से आज भी जैसे कुछ जारी हुआ, लेकिन मैं जी, जो मैं 2-3 चीज और गिना दूं इसमें, जी सिर्फ प्लीज एक प्लीज महिला के प्लीज। बारे में थी। हाँ एक महिला के बारे में गारंटी है, जो कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया महीना डायरेक्ट पेमेंट के से शुरू होती है। हाँ, एक महालक्ष्मी योजना ऐसा कुछ श्रमिक, कर रहे हैं, हाँ। जी, एक श्रमिक के लिए गारंटी है, अर्बन मनरेगा और गिग वर्कर्स और इन सब के लिए, श्रमिक के लिए है। और 5वीं देश के वंचित वर्ग के लिए है, जो कि जाति जनगणना से शुरू होती है, और 50% की जो सीलिंग है उसको समाप्त करना। तो मतलब मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं, इस चुनाव में कम से कम, क्योंकि ऑपोजिशन के बारे में लोगों को लगता रहा है कि वे सिर्फ नेगेटिव बात कहते हैं, आप कहते हैं मोदी में ये खराबी है, वो खराबी है, भाई मैं सब मान लूं, पर आप क्या करोगे? अब पहली बार एक ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि हम ये करेंगे। मैं, अब मेरी उम्मीद इससे बनती है कि अगर ये बात पार्टियां, एक तो इसको सिर्फ कांग्रेस नहीं, बाकी पार्टियां भी इनमें से कुछ मुद्दों को अपना सकें, और ये अगर अंतिम व्यक्ति तक जाए तो इस चुनाव में कुछ एक गंभीर मोदी बनाम मुद्दा होने की गुंजाइश शुरू। अब काउंटर है मेरा, कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा अगर लोगों तक जाए, अंतिम व्यक्ति तक, आपको पता है सर, इस बार शायद 90 करोड़ से ज्यादा, मेरे ख्याल से 95 के आसपास, 95 करोड़ के आसपास इस बार वोटर है। 1-2 करोड़ मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 97, इतने 97। 97, सही कह रहे हैं, 97 करोड़ इस बार वोटर है। और देश की इतनी बड़ी आबादी है, 543 सीटें हैं, और ठीक चुनाव में 1 महीना है। और ऐसे जो जिसका जितनी चीजों का जिक्र किया, वो सारे पन्ने मेरे पास, एक एक पन्ने का प्रिंट, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, और ये सब एक एक पन्ना मेरे पास भी है। ठीक है, आज भी कुछ जारी हुआ है, वो सब है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस 1 महीने में ये जो वादे हैं, इरादे वादे जो भी कहें, ये लोगों तक पहुंच जाएगा? और इस पहुंचने के आधार पर जो मोदी जी के 23 करोड़ वोटर हैं, कई राज्यों में 50% से 55%, 60% तक वोटर हैं, 225 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा मार्जिन के साथ बीजेपी जीती है, और आज भी बीजेपी की पूरी मशीनरी पूरी ताकत के साथ लगी है, तो 1 महीने में इसका ये असर हो जाएगा? ये कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे ख्वाब नहीं है? आ, 1 महीने में अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाना आसान काम नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, खासतौर पे तब जबकि मीडिया, बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मुख्य धारा का, वो तो एकदम इनकी बीजेपी की गोदी में है, वो इसको खबर को दिखाएगा भी नहीं, इनकी योजनाओं को आगे भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन याद रखिए,
ना करते हुए भी इस कांग्रेस पार्टी के पास पिछली बार 10 करोड़ वोट थे। उस 10 करोड़ में से अगर 100 में से एक व्यक्ति ऐसा, कांग्रेस को वोट देने वाले 100 लोगों में से अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे हम मोटे तौर पे कार्यकर्ता